आगे कौन कौन से अंग हैं जो एलवीएफ में प्रभावित होते हैं? सबसे बड़ी जो समस्या का सामना करना पड़ता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, वो लंग्स को करना पड़ता है। लंग्स में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके पहले सबसे पहले लंग्स आर द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन इन एलवीएफ। सामान्यतः सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, वो है आपके लंग्स। फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे ही आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जैसे ही बाहर जाना कम होता है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल खाली अगर नहीं होगा तो लेफ्ट वेंट्रियम खाली नहीं होगा, तो जो लेफ्ट एट्रियम है वहां से खून को आने के लिए जगह लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं मिलने से लेफ्ट एट्रियम से खून आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आता है। इस वजह से जो लंग्स हैं वहां लंग्स से खून लेफ्ट एट्रियम की ओर आना शुरू हो जाता है, तो धीरे 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 फ्लूइड आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, सबसे पहली बात याद रखनी है, एलवीएफ होने से इंक्रीज प्रेशर इन पल्मोनरी वीन काजेस पल्मोनरी एडेमा हैवी वेट लंग्स। ये जो पल्मोनरी वीन है इसमें प्रेशर बढ़ने लग जाता है, हैवी वेट लंग्स हो जाते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो हैवी वेट लंग्स सीन इन पल्मोनरी एडेमा और पल्मोनरी एडेमा सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो एल्वियोलार फ्लूइड इंपेयर्स गैसियस एक्सचेंज गिविंग राइज टू कफ। अगर फेफड़ों में पानी भरेगा तो ऑक्सीजन खून में मिलना कम हो जाएगी, CO2 बाहर आना कम हो जाएगी, तो इस वजह से गैसियस एक्सचेंज में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। वहाँ फ्लूइड रहेगा तो ब्रेन तक सिग्नल्स भी जाएंगे। आप सबको पता है जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर आपके रिसेप्टर्स में मौजूद हैं, वहाँ पर कई प्रकार के रिसेप्टर मौजूद हैं, मैकेनो, कीमो, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये आपके ब्रेन से संवाद करते हैं और उसको सूचनाएं देते हैं। टसल इंपल्स जनरेट होती रहती है, आपको बार बार खांसी आती रहती है और उस खांसी के साथ आपको झाग वाला स्पूटम, फ्रोथी स्पूटम, क्योंकि एडेमा है तो थोड़ा बहुत झाग भी बाहर आएगा। ब्रीथलेसनेस और डिस्निया होगी। अर्लीस्ट फीचर ऑफ एलवीएफ, क्योंकि सांस में तो दिक्कत आनी है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता सांस में दिक्कत ना आए, तो डिस्निया होगा। ऑर्थोपनिया, चूंकि आपके फ्लूइड में चूंकि आपके लंग्स में फ्लूइड है तो जैसे आप लेटेंगे, लेटने पर फ्लूइड पूरे लंग्स में फैलेगा, तो ये जो सांस की दिक्कत है ये लेटने के बाद घटती नहीं है और बढ़ जाती है। तो ऑर्थोपनिया मतलब डिस्निया ऑन लेइंग डाउन, ये क्लासिकल फीचर है, ये इंडिकेट करता है पल्मोनरी एडेमा को। अगर किसी को पल्मोनरी एडेमा है तो ऑर्थोपनिया होना तय है, जैसे वो लेटेगा सांस में दिक्कत बढ़ेगी। एंड पेरोक्साइमल नॉक्टर्नल डिस्निया, डिस्निया एट नाइट, जैसे आप रात को सोते हो, सोने पे वही लेइंग डाउन, कौन खड़े खड़े सोता है भाई, सब लेट के सोते हैं, सुपाइन पोजीशन में सोते हैं, तो सोते ही नॉक्टर्नल डिस्निया, पेरोक्साइमल। वैसे तो जनरली ये चीजें लेटने पर कम होती है, ब्रीथलेसनेस की, डिस्कंफर्ट की, पर यहां पर उल्टा हो रहा है। पेरोक्साइमल में तो उल्टा, लेटने पर आपकी सांस की तकलीफ घटने की जगह बढ़ रही है। हार्ट फेलियर सेल्स देखने को मिलती है सिडेरोफेजेस। सिडेरोफेजेस क्या है कि जो आपका जैसे ही पल्मोनरी सर्किट में प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी सर्किट में प्रेशर बढ़ने से जो आरबीसी है वो लीक होगी, कहां पर, लंग्स में। और आरबीसी लंग्स में लीक होगी तो इन आरबीसी के अंदर जो आयरन है उस आयरन को मैक्रोफेज खा जाएगी, और जो मैक्रोफेज इसको खाएगी तो आयरन वाली मैक्रोफेज को ही आप क्या बोलते हो, सिडेरोफेजेस बोलते हो। तो सिडेरोफेजेस देखने को मिलती है किसके अंदर, सिडेरोफेजेस देखने को मिलती है अगर किसी का हार्ट फेल हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ है, पल्मोनरी एडेमा हुआ है, तो उसके अंदर सिडेरोफेजेस क्या है, ऐसी मैक्रोफेजेस जिनके अंदर आयरन है। आयरन कहां से आया, आयरन उन आरबीसी से आया जो लंग्स में लीक हो गई है। कहां लीक हो गई है, लंग्स में, किसकी वजह से, पल्मोनरी सर्किट में प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो हीमोसिडेरिन एक आयरन का प्रोडक्ट है, तो हीमोसिडेरिन कंटेनिंग सेल्स, हीमोसिडेरिन कंटेनिंग मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड सिडेरोफेजेस। इन्हें हार्ट फेलियर सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो हार्ट फेलियर सेल्स जब बायोप्सी कराते हैं तो बायोप्सी में गोल्डन ब्राउन कलर की सेल्स देखने को मिलती है, गोल्डन ब्राउन कलर के पिचेस देखने को मिलते हैं, वो सिडेरोफेजेस कहलाते हैं।
तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ कर्ली बी लाइंस ऑन चेस्ट एक्सरे ड्यू टू ट्रांसुडेट इन इंट्रालोबुलर सेप्टा। जो इंट्रालोबुलर सेप्टा होता है उसमें ट्रांसुडेट के कारण कर्ली बी लाइंस देखने को मिलती है। आप चाहें तो आप लंग्स का एक्सरे देख सकते हैं, यहां पर दिखाया गया। देखो ये दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, ये प्लूरल इफ्यूजन है। उसके बाद बात करें तो ये जो आपकी पल्मोनरी वेसल्स हैं ये क्या हो गई है, फैल गई है, सिफलाइजेशन हो गया है, फैल गई है, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर दबाव की जैसे इनके अंदर डायलेशन देखने को मिलता है। तो जो डायलेशन है वो देखने को मिलेगा पल्मोनरी सर्किट के अंदर। उसके बाद करली बी लाइंस, ये इस तरह की जो लाइंस हैं ये करली बी लाइंस भी देखने को यहां पर मिलती है। उसके बाद इंक्रीज कार्डियोथोरासिक रेशियो, जो दिल है उस दिल का ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेल चुका है, तो फैलने की वजह से जो आप सामान्यतया जो कार्डियोथोरासिक रेशियो है, मतलब जो पूरा थोरासिक रीजन में दिल की जितनी जगह होनी चाहिए थी उसके मुकाबले अब दिल जगह ज्यादा घेर रहा है। इंक्रीज कार्डियक साइज, इंक्रीज कार्डियक साइज, इंक्रीज कार्डियक साइज, फ्रॉग लाइक हार्ट, मेंढक के जैसा दिल दिख रहा है। मेंढक के जैसा दिल का मतलब है दिल नीचे से फैल चुका है। फ्रॉग लाइक हार्ट क्या होता है, देखे तो इस तरह का दिल, नीचे से फैला हुआ दिल, ये यहां से दिल आपका फैल गया है। तो कुल मिलाकर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई है, वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो गई है, तो दिल की साइज तो बढ़ी हुई है और दिल थोरासिक रीजन में पहले के मुकाबले ज्यादा जगह घेर रहा है। अस्कल्टेशन करके देखेंगे तो क्रैकल साउंड्स आएंगे, ये क्रैकल साउंड इंडिकेट करते हैं पल्मोनरी एडेमा को। उसके बाद बात करें आगे, किडनी पे क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर कार्डिक आउटपुट कम होता है तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होगा तो आप सब जानते हैं किडनी को कम खून जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, साथ में एल्डोस्टेरोन भी इन्वॉल्व हो जाएगा और ऐसा होने की वजह से एडेमा होगा। तो एडेमा होने का कारण क्या है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है। कार्डिक आउटपुट कम हो गया तो किडनी तक खून कम पहुंच रहा है, किडनी तक खून कम पहुंच रहा है तो किडनी के पास रीनल परफ्यूजन जैसे कम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का काम क्या है, सोडियम और वाटर को रिटेन करना। बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेन होने लग गया तो क्या होना तय, पक्की बात है क्या होगा, एडेमा। तो सिंपल सी बात है, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, किडनी को खून कम गया, किडनी को खून कम गया तो जैसे किडनी के पास खून कम जाता है तो एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल आप सब जानते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, जेजी सेल्स होती है, रीनल परफ्यूजन कम होते हैं, जेजी सेल्स रेनिन छोड़ती है, रेनिन छोड़ते ही क्या होता है, एंजियोटेंसिन बनने लग जाता है, एंजियोटेंसिनोजन आप सब जानते हैं। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट, देन एंजियोटेंसिन सेकंड, तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट रेनिन बना देता है, आगे जाकर ऐसे ही आता है जो एंजियोटेंसिन सेकंड बना देता है। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए सारी कहानी। इसके बाद बात करें अपन आगे कि भैया ये एडेमा तो हो गया, साथ में अपन बात करें कि भैया कंटिन्यूड रिड्यूस्ड रीनल परफ्यूजन में प्रेसिपिटेट प्री रीनल एजियोटेमिया। एजियोटेमिया की अपन बात करें तो किडनी, किडनी के पहले गड़बड़ है तो इसे बोलेंगे प्री, किडनी के बाद गड़बड़ है तो इसे बोलेंगे पोस्ट, और किडनी में गड़बड़ है तो इसे बोलेंगे इंट्रा। क्लियर है। अगर किडनी तक खून नहीं आ रहा है तो इसमें किडनी का तो कोई दोष नहीं है। तो प्री रीनल एजियोटेमिया क्या है, किडनी के पास ब्लड वॉश होने के लिए गया ही नहीं, ब्लड में जो वेस्ट थे वो वेस्ट जब ही तो बाहर आएंगे जब ब्लड कहां जाएगा, किडनी के पास। तो प्री रीनल एजियोटेमिया कहां देखने को मिलता है, कार्डिक आउटपुट की कमी के कारण सीएचएफ के मरीज में। किडनी में खराबी है तो इंट्रा रीनल एजियोटेमिया देखने को मिलेगा। अगर आपके जो आगे यूरिनरी ट्रैक है उसमें कोई दिक्कत हो गई है, किडनी से चीजें बाहर नहीं जा पा रही है, किडनी का काम ऑब्स्ट्रक्ट किडनी की वजह से नहीं आगे के सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो वहां पर इसे अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट रीनल बोलेंगे। तो सिंपल है, कार्डिक आउटपुट कम होने से जो होता है वो प्री रीनल एजियोटेमिया होता है। उसके बाद ब्रेन, अगर मान लीजिए कार्डिक आउटपुट कम हुआ है, तो कार्डिक आउटपुट कम हुआ है तो टिश्यू हाइपोक्सिया होना तय है। और टिश्यू हाइपोक्सिया की अपन बात करें तो इसी टिश्यू हाइपोक्सिया में
तो हाइपोक्सिया अगर होगा तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ब्रेन तक तो सबसे मुश्किल है खून का पहुंचाना ग्रेविटी के कारण। तो भैया इट में सफर फ्रॉम हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी। शुरुआत में क्या होगा, कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी, जितना अलर्ट होना चाहिए था उतना अलर्ट नहीं रह पाएगा, कॉन्शियसनेस का स्तर कम होगा, थोड़ा उसको चीजें समझने में दिक्कत आएगी, बिहेवियर में धीरे 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 आगे जाकर बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजों का कारण है टिश्यू हाइपोक्सिया इन एलवीएफ। और क्या देखने को मिल सकता है, टेकीकार्डिया, फटीग। टेकीकार्डिया क्यों देखने को मिल रहा है, कार्डियक आउटपुट कम है तो भैया कंपनसेशन तो होगा ना, आपका बॉडी तो बोलेगा मुझे तो खून चाहिए, तू दिल कहीं से भी खून ला के दे मुझे तो चाहिए, तो हार्ट रेट बढ़ाई जाएगी, टेकीकार्डिया होगा। फटीग, कार्डियक आउटपुट कम है, टिश्यू हाइपोक्सिया, तो फटीग तो होना तय है। पहले और चेहरे पे पीलापन देखने को मिलेगा, साइनोसिस आपने को देखने को मिल सकता है, ब्लूइश स्किन हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रही है, CO2 बढ़ रहा है। कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन आर आल्सो सीन, क्यों, क्योंकि आपको पता है टिश्यू हाइपोक्सिया में अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो ये चीजें होगी।